Hello everyone, my name is Khushi Kaur. I live in Delhi. I completed my 4 years of graduation in zoology major from Ramjas College, University of Delhi. I have 2 years of experience as the zoology faculty in teaching 11-12 NEET students as a home tutor and nearby coaching institute. Today's our topic is extinction and urine formation. It has further subtopics: structure of nephron, function of nephron and its part, third, urine formation. हमारी बॉडी में 1 पेयर ऑफ किडनी होती है, उनके अंदर एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं नेफ्रॉन। हमारी किडनी का क्या काम होता है कि हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट है उसको एलिमिनेट करना, हमारे जो ब्लड में जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट करना। तो जो नेफ्रॉन है वो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, तो उसका काम भी यही होता है। अब अगर हम किडनी का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे मैं किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी हूँ। तो ये जो आउटर मोस्ट रीजन है किडनी का, इसे कहते हैं कॉर्टेक्स। सी से कॉर्टेक्स, सी से कवरेज, ये याद रखना। अंदर का जो रीजन होता है उसे कहते हैं मेड्यूला। और जो ये यहाँ पे पिरामिड शेप वैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। यहाँ पे इसको ये जो रीजन दिख रहा है बीच में, इस रीजन को कहते हैं रीनल पेल्विस, पेल्विस और पेल्विक। और यहाँ पे 2 वेन्स आ रही होती हैं, 2 ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं, एक है रीनल वेन और एक है रीनल आर्टरी। जो रीनल आर्टरी है उसका काम है ब्लड लेकर आना, लेकर आना। जो चीज लेकर आती है वो रीनल आर्टरी है और वेन ब्लड लेके जाती है। अभी किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट जो हमारा नेफ्रॉन है वो यहाँ पे है। तो नेफ्रॉन में 2 तरह के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका मेजर पोर्शन जो होता है वो कॉर्टेक्स रीजन में होता है, कॉर्टेक्स आउटर साइड में, कॉर्टेक्स रीजन में होता है और उसकी लूप ऑफ हेनले बहुत छोटी होती है। वैसे जक्स्टामेडुलरी जो नेफ्रॉन होता है उसका मेडुलर रीजन में उसका लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है। बट कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो 80% तक बॉडी में प्रेजेंट होता है और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन सिर्फ 20% प्रेजेंट है। अगर हम इस नेफ्रॉन का बिगर वर्जन देखें, बिगर पिक्चर देखें तो ऐसी लिखेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 ब्लड वेसल्स आ रही हैं, 2 आर्टरीज आ रही हैं। जो आने वाली लेके जो ब्लड लेकर आती है उसे कहते हैं एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो बड़ा चौड़ा होता है। एफरेंट आर्टरी का डायमीटर थोड़ा चौड़ा होता है और जो लेके जाती है ब्लड उसे कहते हैं ईफरेंट आर्टरी। ए से मतलब ब्लड लेकर आना और ईफरेंट, ई मतलब एग्जिट, ईफरेंट आर्टरी। अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस, बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, मतलब ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। उनका एक क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं बुमन्स कैप्सूल।
इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी। ये छन्नी है, इसका काम जो है ग्लोमेरुलस का है, ये चीजें फिल्टर आउट करती है, और ये जो है ये बोमन्स कैप्सूल की तरह काम कर रहे हैं, ये कप के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर छन्नी ये ग्लोमेरुलस जो है इसके ऊपर है, तो अगर हम इसके अंदर ब्लड डालेंगे जिसके अंदर डर्ट है, तो कुछ ना कुछ ऊपर फिल्ट्रेंट रहेगा, तो फिल्ट्रेंट कुछ ना कुछ रहेगा, ये फिल्ट्रेंट रह गया, और ये ब्लड जो है जिसके अंदर अभी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एफरेंट आर्टरी लेके चली जाती है। तो जो फिल्ट्रेंट है, फिल्ट्रेंट यहाँ पे नीचे मूव करता है ये टिब्यूल्स में, ये टिब्यूल्स में, ये जो ये सारी है ये टिब्यूल्स है हमारे, ये पूरा टिब्यूल है, ये टिब्यूल्स में ये फिल्ट्रेंट मूव करता है। ये फिल्ट्रेंट मूव करते करते पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल तक पहुंचता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है वहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका? ग्लूकोज और बाकी अमाइनो एसिड्स का, बाकी और वाटर का, आयंस का, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, इफरेंट आर्ट्रियोल आके इसके आसपास यहाँ पे नेटवर्क बना लेती है, पूरा पेरिफेरल नेटवर्क बना लेती है ब्लड वेसल्स का, जहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब ये नेटवर्क इसके आसपास बन रहा है। अब ये यहाँ से ये जो पीसीटी है, ये वापस से इस ब्लड में रीअब्सॉर्ब करवाती है ग्लूकोज को, वाटर को, आयंस को, ये सारी चीजें यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होती हैं। अब आगे यहाँ पे अगर 100% कोई फिल्ट्रेंट के अंदर चीजें हैं जो हमारी बॉडी चाहिए, उसमें 40% तक यहाँ पे चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं। बाकी ये जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में बाकी चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मेजर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है वाटर के लिए। मेजर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा होता है वाटर का होता है, आयंस का एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होता है यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन मेजर हो रहा होता है। रीएब्जॉर्प्शन करती है वाटर का। जब हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की जो मेम्ब्रेन है वो वाटर से इम्परमिएबल होती है, वो वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं करवाती, वो आयंस रीएब्जॉर्ब करवा। तो यहाँ पे आयंस रीएब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि Na+ हो गया, K+, Cl- हो गया, K+ हो गया, ये सारे आयंस जो है वो रीएब्जॉर्ब करवाते। अब ये Na+ है और जो K+ है ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। एक्टिवली रीअब्जॉर्ब मतलब इसे एनर्जी का यूज होता है, एनर्जी डालनी पड़ती है रीअब्जॉर्ब करवाने के लिए। और जो Cl- है ये पैसिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, इसमें पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होती है, इसमें एनर्जी लगती नहीं है हमारी। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है उसके बाद जो सारा फिल्ट्रेट है वो कौन सा? DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो P से प्रॉक्सिमल, P से पहले, ये पहले आता है, और डिस्टल मतलब बाद में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन भी होती है और सिक्रीशन भी होती है। जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो ट्यूब्यूल से ब्लड की तरफ होती है, और जो सिक्रीशन होती है वो पेरिफेरल कैपिलरी से ब्लड से ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। अब DCT क्या रीअब्जॉर्ब करवाता है? ये भी आयंस रीअब्जॉर्ब करवाता है। इसके ऊपर एल्डोस्टेरोन हार्मोन काम करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है? Na+ आयंस को रीअब्जॉर्ब करवाना। तो यहाँ पे मेजरली Na+ आयंस रीअब्जॉर्ब हो, Na+ आयंस रीअब्जॉर्ब होंगे, और Na+ आयंस जो है एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होंगे। इसके बाद ये जो सारा फिल्ट्रेंट है वो कलेक्टिंग डक्ट के पास पहुंचता है। कलेक्टिंग डक्ट में पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH हार्मोन यहाँ से सारा पानी का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर आप चीज एक नोटिस करोगे कि हम बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं या हम बहुत लंबे टाइम तक पानी नहीं पीते हैं, तो हमारा जो यूरिन है वो बहुत कंसंट्रेटेड मतलब पास आउट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। अगर हम पानी को हम ऐसे एलिमिनेट करते रहेंगे तो हमें दिक्कत होगी, हमें डिहाइड्रेशन होगी, हमें और चीजें भी होंगी।
तो ये कलेक्टिंग डक्ट और बाकी सारे पार्ट्स का काम होता है कि उस पानी को रीएब्सॉर्ब कर लेना जितना मैक्सिमम वो कर सकता है कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, हमारी बॉडी मेंटेन रहे। कलेक्टिंग डक्ट। अब हमें दो चीजें पढ़ ली अभी तक, हमने पढ़ ली फिल्ट्रेशन, हमने पढ़ ली रीएब्सॉर्प्शन, हम पढ़ेंगे सिक्रीशन। जैसे कि ट्यूब्यूल्स रीएब्सॉर्ब करवाती थी अपनी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, वैसे ही जो आयंस है, जो और चीजें, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रह गए थे ब्लड में, जो और सारी चीजें छोटी छोटी रह गई थी ब्लड में, वो वापस से सिक्रीट करेगा ब्लड इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो सिक्रीशन का प्रोसीजर होता है। अब वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है। डीसीटी के अंदर क्या सिक्रीट होता है? H+ आयंस। H+ आयंस वो सिक्रीट क्यों कर रहा है जो आसपास की कैपिलरीज है डीसीटी के अंदर? पीएच मेंटेन करने के लिए, यूरिन का पीएच मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए। H+ आयंस यहाँ भी सिक्रीट होते हैं, इसका नाम भी सेम ऑस्मोटिक बैलेंस और सबको सिक्रीशन के लिए होता है। अब हमने अभी तक 3 मेन चीजें पढ़ ली हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। 4-5 चीजें और बॉडी सिक्रीट करती है, 4-5 चीजें और ब्लड सिक्रीट करता है। ट्यूब्यूल्स, ये यहाँ पे ट्यूब्यूल्स के अंदर जैसे कि क्रेटिन, हमारे नेफ्रॉन के पार्ट्स, हाउ यूरिन फॉर्म, सब कुछ का क्लियर हो गया। अब यूरिन बन गया, अब पूरे दिन में 1 से लेके 1.5 लीटर यूरिन बनता है पर डे। अब हमारे बॉडी में एक पेयर ऑफ किडनी होती है, तो एक ग्लोमेरुलस को जितना फिल्ट्रेट बनाता है उस रेट को बनाने को GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। रेट से समझ आ रहा है कि मतलब पर मिनट कुछ हो रहा होगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब होता है कि दोनों किडनी मिलाकर कितना वॉल्यूम फिल्ट्रेंट बना रही है पर मिनट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका एक फॉर्मूला होता है, ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलाइडल प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसकी ट्रिक है इस फॉर्मूला को याद करने के लिए, ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में से हम तो ब्लड कोलाइडल प्रेशर माइनस करते हैं तो 2 टर्म बचती है, हाइड्रोस्टेटिक और कोलाइडल। ये हाइड्रोस्टेटिक सेम यहाँ पे आ जाएगा और C से कोलाइडल, C से कैप्सुलर। एक ट्रिक है इसको याद करने के लिए बेसिक। ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 55 mmHg। mmHg जो होती है वो प्रेशर का यूनिट होता है, और ब्लड कोलाइडल प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 30 mmHg। और जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 15 mmHg। तो जब इस पूरी वैल्यू को 45 mmHg को 55 mmHg से माइनस करते हैं तो टोटल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो नेट निकलता है वो 10 mmHg निकले। दैट्स इट। आज हमने ये पढ़ा, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इन डेप्थ पढ़ेंगे कि इसके टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है, और हम आगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम और पढ़ेंगे।